यू कैन डिफाइन वेरिएबल ॲज फॉलो. ठीक आहे. तो व्हेरिएबलला तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे काय करू शकता, डिफाईन करू शकता. ठीक आहे. सो हिअर हिंदी चालते ना सर्वांना? येस. हॅलो. Yes, sir. ओके. सो नंबर 1, व्हेरिएबल इज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा. ठीक है. तो वेरिएबल को आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि इट इज़ अ कंटेनर टू स्टोर डेटा. ठीक है. उसको आप अगर आपको टेक्निकली अगर वेरिएबल को डिफाइन करना है टेक्निकली, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा बीइंग स्टोर. ठीक है. सो वेरिएबल को अगर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है तो आप दो तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. सो ये जो पार्ट है ये दिस इज कॉल्ड एज अ कंसेप्चुअल. ठीक है. तो आप वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको बताना है तो आप बोल सकते हो उसको कि वेरिएबल इज़ अ कंटेनर टू स्टोर द डेटा. अगर बात आती है टेक्निकल की तो इट इज़ एक्चुअली वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा बीइंग स्टोर्ड. मतलब जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वहाँ पे आप एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है और जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है और उसी मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया जाता है, उसी को कहा जाता है वेरिएबल. ठीक है. सो नाउ अभी हम उसका वेरिएबल का सिंटैक्स देखेंगे कि वेरिएबल किस तरीके से बनाए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर. तो यहाँ पे देखो सिंटैक्स. तो सिंटैक्स में देखेंगे स्कोप बाइंडिंग, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू. ठीक है. तो ये जो सिंटैक्स है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट जब आता है तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इट इज़ ऑप्शनल. तो कहीं पर भी आपको ब्रैकेट दिखता है सिंटैक्स के अंदर तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ ऑप्शनल है. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमने सिंटैक्स लिखा है इसको वेयर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. वेयर नंबर हो गए स्कोप बाइंडिंग. स्कोप बाइंडिंग तो इसका मतलब क्या है, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल. ठीक है. तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त ध्यान में रखना है कि उसको स्कोप उसके वेरिएबल जब भी आप डिक्लेयर करते हो तो उसका स्कोप आपको बाइंड करना ज़रूरी होता है. ठीक है. तो वेरिएबल स्कोप बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, स्कोप ऑफ द वेरिएबल. ठीक है. तो उसके बाद है यहाँ पे नंबर सेकंड है वेरिएबल नेम. वेरिएबल नेम नेम गिवन टू द वेरिएबल, नेम गिवन टू द वेरिएबल. ठीक है. तो यहाँ पे वेरिएबल को आप नाम दे रहे हो और यहाँ पे जो वैल्यू है इट इज़ एक्चुअल डेटा बीइंग स्टोर्ड इनटू द वेरिएबल. ठीक है. तो वैल्यू जो है एक्चुअली आप स्टोर करना चाहते हो वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू आपको देनी है. तो ये इसका सिंटैक्स है. तो इट इज़ ऑप्शनल. तो यहाँ पे आप इस तरीके से ब्रैकेट दिया है. सो इट इज़ ऑप्शनल. इट इज़ ऑप्शनल. सो हाउ मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग वंस अगेन. गंगा, आरती, संदीप, शीतल, शुभांगी. ओके. ठीक है. सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल. तो यहाँ पे स्कोप फॉर स्कोप बाइंडिंग there is a 3 command.
इसको बाइंड के लिए 3 कमांड है। सबसे पहले है var, नंबर 1 है var, नंबर 2 है let एंड नंबर 3 है const। ठीक है, तो ये 3 कमांड है। तो ये 3 कमांड आपको 3 में से कौन सी भी एक कमांड यूज़ करनी है इसको बाइंडिंग के लिए और फिर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो चलो अभी इसका वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो शुरू में हम var का इस्तेमाल करेंगे। पहले var वेरिएबल नेम x और वैल्यू दे देंगे 40। ठीक है, तो दिस इज व्हाट लेते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल इसी को कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। मीन्स व्हाट, हियर x is a variable, it is a variable declared and here is equal to 40, मतलब it is a initialization। सो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो जैसे भी ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो यू हैव टू टेल देम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन is a process of storing data into variable at the time it declare। ठीक है, तो जैसे भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, उसी को कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ओके, सो नाउ अभी यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है var x इक्वल टू 10। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा टेक्निकली देखते हैं। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरिएबल। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरिएबल। सो जैसे कि मान लो हम वेरिएबल को यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है var x इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ पे var कीवर्ड यूज़ किया है, x मेरा वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने 50 वैल्यू असाइन कर दी। तो जैसे भी मैं इस तरीके से इसको लिखूँगा तो इंटरनली मेमोरी जो हमारी रैम होती है इस तरीके से, तो ये हमारी रैम है मेमोरी, ये मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये ब्लॉक है, तो मेमोरी के अंदर ऐसे ब्लॉक्स होते हैं और उसी ब्लॉक के अंदर हमारा जो भी डेटा है वो उसको मेमोरी एलोकेट होती है, स्टोर होता है। ठीक है, तो जैसे भी हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, उसके अंदर 50 रखा है, तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेमोरी लोकेशन असाइन करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसको एक मेमोरी एड्रेस होगा जो कि हमने 4000 दिया है, बट एक्चुअली मेमोरी एड्रेस हेक्साडेसिमल में होते हैं BA2F इस तरीके से। ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पे 50 और इसको नाम दिया गया है x। ठीक है, तो जैसे भी आप ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो इंटरनली उसका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन असाइन हुआ है, उसको एक मेमोरी एड्रेस होता है और उसके अंदर ये वैल्यू है, ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर होती है और उसी मेमोरी लोकेशन को नाम x दिया जाता है। तो अगर आपको उस मेमोरी लोकेशन को रेफ़र करना है तो x के ज़रिए आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, अब इस वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए कंसोल ऑब्जेक्ट है, console.log मेथड है और उसके बाद x को हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे भी इस तरीके से करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा x 50। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है वेरिएबल का। तो जैसे भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो टेक्निकली एक मेमोरी असाइन होती है, उसके अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू पुटअप होती है और उसको नाम दिया जाता है, जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है x। तो उस मेमोरी लोकेशन को हम वेरिएबल के नाम से रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, सो राइट नाउ हियर
ओके, सो नाउ सेकंड ये है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर लेट के ज़रिए डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर वेरिएबल यूजिंग लेट। डिक्लेयर वेरिएबल यूजिंग लेट, यूजिंग लेट, ठीक है। तो ये लेट का इस्तेमाल करके भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट x इक्वल टू 30, ठीक है। तो जैसे भी x इक्वल टू 30 हमने लिया है, तो इससे मेमोरी यहाँ पे क्रिएट होगी इस तरीके से, और मेमोरी के अंदर आपका एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व होगा x के लिए। तो यहाँ पे नेम गया है x और वैल्यू 30 और मेमोरी एड्रेस जो भी है हेक्साडेसिमल मेमोरी एड्रेसेस होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इस वेरिएबल को प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट लॉग और x को प्रिंट कर दिया, तो आपका आउटपुट यहाँ पे इस तरीके से आएगा x30, ठीक है। तो फाइनली अगर बात करें तो आप कॉन्स्ट का इस्तेमाल करके भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, तो बाद में इसका डिफरेंस हम देखेंगे। तो शुरू में इसको वेरिएबल इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। सो डिक्लेयर वेरिएबल यूजिंग कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट का भी यूज करके हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्स्ट x इक्वल टू 50, तो इस तरीके से भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट का मतलब ये होता है इट इज़ अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाई और चेंज। वेरिएबल वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाई ठीक है। तो अगर हम इसको x इक्वल टू 60 करेंगे तो इट विल गिव द एरर। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा? एरर आएगा। वो बोलेगा कि वेरिएबल x ये कांस्टेंट है, लेकिन आप उसके अंदर वैल्यू चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे हम उसको रीअसाइन कर रहे हैं वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड रीअसाइन। तो रीअसाइनमेंट अलाउड नहीं है, इसलिए वो एरर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सप्रेशन। JavaScript expression. So anybody can tell me what is mean by expression? Yes. Expression is a unit of code. After execution, it gives single value as a result. ओके, ये किसने आंसर दिया अभी? शीतल। ओके, यस। आरती, संदीप, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट? Expression is a unit of a code. Expression is a unit of code that evaluate to a single value, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेशन जो होता है, इसका मतलब कोई भी कोड होता है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, और वो कोड जब इवेल्युएट होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो उसका रिजल्ट सिंगल वैल्यू आता है। इस टाइप का जो भी कोड है उसी को एक्सप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि हमारे 4 + 3 × 5, तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज ए एक्सप्रेशन। दिस इज अ एक्सप्रेशन। तो इसको एक्सप्रेशन क्यों कहा जाता है? कि ये जो कोड है, तो ये जब एग्जीक्यूट होगा तो ये पूरा कैलकुलेट होगा। 4 + 3 × 5 15 एंड इज 19। तो फाइनली इसका वैल्यू का रिजल्ट क्या आया है? सिंगल वैल्यू आया है। ओके, रिजल्ट इन अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए इसी को एक्सप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ, एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है? व्हाट थिंग कंसिस्ट इन एक्सप्रेशन।
तो एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी चीज़ें हो सकती है, कोई बता सकता है? Operators, operands, and functions. एक्सप्रेशन के अंदर चीज़ हो सकती है ऑपरेटर, वेरिएबल, लिटरल, उसके बाद फंक्शन कॉल। ठीक है, तो दीज आर द थिंग कंसिस्ट इन एक्सप्रेशन। तो जो भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो इससे मिलकर एक्सप्रेशन बनता है और दैट विल गिव द सिंगल वैल्यू, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द एक्सप्रेशन। ठीक है, सो राइट नाउ हियर जैसे कि मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ एक्सप्रेशन का, वेयर एक्स इक्वल टू 4 × 5 + 1 और यहाँ पे वेयर वाई इक्वल टू 50। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर एक्स इक्वल टू वाई + 3 इंटू 4। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो है ये क्या है टोटल, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के अंदर ये y जो है ये क्या है, ये वेरिएबल है। उसके बाद ये जो है प्लस और मल्टीप्लिकेशन ये है आपका ऑपरेटर, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन इट इज़ अ ऑपरेटर। और यहाँ पे 4 जो है, यहाँ पे 4 ये क्या है, इट इज़ अ लिटरल। ओके, तो इसका मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाए, मतलब इसका जब एग्जीक्यूट होगा, इवैल्यूएट होगा, तो इसका सिंगल वैल्यू क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो देखो y के अंदर कितना है, यहाँ पे y के अंदर है 50 + 3 × 4। तो यहाँ पे 50 + 3 × 4 कितना हुआ 12, और 50 + 12 कितना हुआ 62। तो फाइनल रिजल्ट क्या है इसका 62। तो 62 क्या है, ये सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसी के ऊपर ही प्रोग्रामिंग होती है। चाहे आप कुछ भी कौन सी भी प्रोग्रामिंग करो, एक्सप्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ एक्सप्रेशन। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? यस, डाउट है किसी को? यस और नो, प्लीज टेल मी। नो सर, नहीं सर। हाँ ठीक है, डाउट नहीं तो No, sir. बोलने की आदत रखो, क्योंकि आपको बोलना है। यहाँ पे चुप रहोगे तो वहाँ पर नहीं बोल सकोगे। ठीक है, तो खुद को रिप्रेजेंट करो, खुद को बोलने की आदत डालो। आपकी आवाज़ आप जब सुनोगे तो कैसी आती है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डरो मत। अगर यहाँ पे डरोगे तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगे। आगे तो सबके सामने खुद को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डरना नहीं है, बात करना है। क्वेश्चनिंग जो है वो क्वेश्चन पूछना है और उसका सॉल्यूशन लेना है। तो यही आपका लर्निंग मोड है। ठीक है, तो इसी लर्निंग मोड में आपको यही चीज़ें करनी है। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे इसके बाद फॉल्सी वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर इस तरीके की चीज़ें आपको पता नहीं तो डेवलपमेंट करने में बहुत दिक्कत आ सकती है, और इंटरव्यू में भी आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज मीन बाय फॉल्सी वैल्यू? यस आरती? बुलियन संदीप? यस, क्या हुआ? बातें बोलो। पता है आपको? नहीं पता है तो सीधा बोल दो नहीं पता है, या फिर याद नहीं आ रहा कुछ तो भी।
ठीक है। सो फॉल्सी वैल्यू का मतलब क्या है कि फॉल्सी वैल्यू मतलब जो भी आपकी वैल्यू है, अगर आप उसको बुलियन कॉन्टेक्स्ट में अगर एग्जीक्यूट करोगे तो उसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आता है, तो दिस इज कॉल्ड एज द फॉल्स वैल्यू। तो हियर बुलियन कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, बुलियन कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू है उसको आप बुलियन में क्या करते हो, चेक करते हो इधर इट इज अ ट्रू और फॉल्स, सो दैट इज कॉल्ड एज अ बुलियन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बुलियन कॉन्टेक्स्ट evaluate a value in the form of boolean whether it is true and false। हेलो, हाँ कितनी, ठीक है। हॅलो, स्कॅनर नीट पाठव ना, ते स्कॅन होत नाही आहे। ठीक है। तो बुलियन कॉन्टेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू आप उसको बुलियन कॉन्टेस्ट में चेक करते हो, मतलब उस वैल्यू का रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में चेक करते हो, तो उसी को बोला जाता है बुलियन कॉन्टेस्ट। ठीक है। तो फॉल्सी वैल्यू का मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको अगर हम बुलियन कॉन्टेस्ट में एग्जीक्यूट करें तो उसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स आता है। ठीक है। तो बुलियन कॉन्टेस्ट में एग्जीक्यूट आप मैक्सिमम यूज़ करते हो, इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। इफ के अंदर कंडीशन जहाँ पर भी होती है वहाँ पे ऑलवेज बुलियन कॉन्टेक्स्ट में आपकी वैल्यू एग्जीक्यूट होती है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि आप डायरेक्टली उसको बुलियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट करोगे, मतलब उसको किसी कंडीशन में यूज़ करना है, आपको चेक करना है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ऑटोमेटिकली फॉल्स होता है। ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं फॉल्सी वैल्यू। तो सबसे पहले है यहाँ पे लिस्ट ऑफ फॉल्सी वैल्यू देखेंगे, list of false value in a JavaScript। तो हॅलो, हां नाही आलं अजून, आलं नाही अजून। अरे समोरला समोर स्कॅन करून पाठव ना, ते होय नाही झालं स्कॅन, त्याला व्यवस्थित पाठव ना समोरला, ते असं वाकडं कशाला पाठवतोय। ठीक है। तो लिस्ट ऑफ फॉल्सी वैल्यू हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सी फॉल्सी वैल्यू है, और ये आपको वैलिडेशन या फिर अदर प्रोग्रामिंग करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से पता होना ज़रूरी है, ताकि आप अच्छी तरह से कोडिंग कर सकते हो। ठीक है।
तो नंबर एक है फॉल्स वैल्यू के अंदर आप पाठवले, तो नंबर एक है फॉल्स वैल्यू के अंदर यहाँ पे फॉल्स, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है तो इट इज़ आल्सो फॉल्स वैल्यू। ओके, नाउ नंबर 2 है, हेलो, हाँ ओके ले, फॉल्स एक फॉल्स वैल्यू है। अगर आप इसको बुलियन कॉन्टेस्ट में अगर एग्जीक्यूट करोगे इफ और यहाँ पे लिखोगे फॉल्स, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, ये ब्लॉक रन नहीं होगा आपका, ठीक है, सो विल नॉट रन। ओके, तो अगर आप इफ के अंदर आप फॉल्स दोगे तो इफ ब्लॉक आपका रन नहीं होगा, एल्स ब्लॉक रन होगा। तो यहाँ पे एल्स अगर लिखते हो तो वो ब्लॉक आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। आवाज़ आ रही है सबको? Yes, sir. हाँ या ठीक है। सो राइट नाउ सेकंड है यहाँ पे 0। जीरो भी क्या है, एक फॉल्स वैल्यू है। अगर आप जीरो को बुलियन कॉन्टेस्ट में एग्जीक्यूट करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जैसे मान लो इफ 0, तो इफ 0 इज ऑलवेज क्या होगा, फॉल्स होगा, सो विल नॉट एग्जीक्यूट, विल नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। सो ये तक यहाँ पे कंडीशन क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। तो जीरो जब भी आप किसी वैल्यू जीरो रिटर्न होता है तो इसका मतलब ये फॉल्सी वैल्यू है। अगर आप उसको इफ या एल्स किसी भी कंडीशन में यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, फॉल्स रिजल्ट देगा। उसके बाद है -0, तो -0 है, ये है नेगेटिव 0। अगर आप नेगेटिव 0 को भी आप किसी बुलियन कॉन्टेस्ट में एग्जीक्यूट करोगे, जैसे इफ -0 अगर करोगे तो ये भी क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो विल नॉट रन। ओके, सो इट विल रिजल्ट इन अ फॉल्स। उसके बाद है नंबर 4 0n, ये क्या है, बिग इंट है, 0 बिग इंट, यह है 0 बिग इंट। अगर आपको बिग इंट दिखाना है लेकिन 0 में है तो वो ऑलवेज क्या है, फॉल्स होता है। हेलो, हाँ गे इसका ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे 0 जो है 0n, ये बिग इंट है, ठीक है। तो जो भी आपका बिग इंट 0 में होता है उसी वो ऑलवेज क्या होता है, फॉल्स होता है। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे इफ 0n, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, विल नॉट एग्जीक्यूट, और इट विल रिटर्न फॉल्स। तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी। नाउ उसके बाद है एम्प्टी स्ट्रिंग और बैकटिक। एम्प्टी स्ट्रिंग, सो अगर आपकी कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी है तो जहाँ पर भी आपका वेरिएबल का रिजल्ट या फिर कुछ भी एम्प्टी आता है कंडीशन में, तो वो ऑलवेज क्या होता है, फॉल्स होता है। जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग है, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, या फिर और एम्प्टी स्ट्रिंग है, और एम्प्टी बैक स्ट्रिंग है, तो ये जो भी है ये ऑलवेज क्या होता है, फॉल्स होता है, तो इट विल नॉट एग्जीक्यूट, सो इट इज़ ऑलवेज फॉल्स। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग एक फॉल्सी वैल्यू है, मतलब जिसका बुलियन कॉन्टेस्ट में रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स आता है, ठीक है। उसके बाद है नल, नल इज ऑल्सो फॉल्सी वैल्यू है। जहाँ पर भी आप नल को बुलियन कॉन्टेस्ट में कंपेयर करोगे तो ऑलवेज नल ही आएगा, ठीक है।
मतलब फॉल्स ही आएगा। जैसे मैं यहाँ पे इफ नल देता हूँ तो इट विल रिजल्ट फॉल्स, विल नॉट एग्जीक्यूट, इट विल नॉट एग्जीक्यूट, तो रिजल्ट विल बी फॉल्स, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद है 7 अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या है, ये भी एक फॉल्स ही वैल्यू है। अनडिफाइंड का रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स आता है। इफ अगर आप इसके अंदर अनडिफाइंड लिखते हो तो ये भी क्या होता है, ऑलवेज फॉल्स आएगा। विल नॉट एग्जीक्यूट, और इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। ओके, उसके बाद है 8 नैन। इसी को कहा जाता है नॉट अ नंबर। ये भी एक फॉल्सी वैल्यू है। अगर इफ के अंदर यूज करोगे नैन यहाँ पे, तो ये ऑलवेज क्या करेगा, रिटर्न करेगा नॉट अ नंबर। विल नॉट एग्जीक्यूट। और ये जो नैन है ये ऑलवेज क्या करेगा, फॉल्स दे देगा आपको। ठीक है, तो ये है फॉल्स वैल्यू। और आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें से जो भी कोई वैल्यू अगर आती है डायनामिकली या फिर कोई भी डेटा आपका इसका मतलब इस फॉर्म में जो भी डेटा है आपका, जैसे कि फॉल्स है या फिर ज़ीरो है, -0 है, कि बिगिन अगर 0n है, या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग है आपकी, या फिर नल अनडिफाइंड और नैन, तो ये रिजल्ट जब भी आता है तो इट मीन्स नॉट द कंडीशन विल बी द फॉल्स। ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप रिमेंबर। ओके, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन देखेंगे। तो फंक्शन चैप्टर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर सबको ऑपरेटर तो पता ही है, यस। तो ऑपरेटर के अंदर जस्ट थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। तो मान लो कि यहाँ पे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, सो कोई बताएगा व्हाट इज द लॉजिकल ऑपरेटर? यस, आरती, संदीप, व्हाट इज द लॉजिकल ऑपरेटर? Arti, are you there? Sandeep, are you there? Yes, sir. Okay, so what is the logical operator? Logical operator is a symbol that has a special meaning and perform logical operation on a operand। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लॉजिकल ऑपरेटर है, ऑपरेटर मतलब एक सिंबल होता है और उसकी एक मीनिंग होती है, और वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑन ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब क्या है कि जिसके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है, लॉजिकल ऑपरेशन, ये लॉजिकल ऑपरेशन का मीनिंग ये होता है कि वो लॉजिकल ऑपरेशन का मीनिंग होता है कि वो बुलियन कॉन्टेक्स्ट में क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सो लॉजिकल ऑपरेशन की बात आती है, लॉजिकल ऑपरेशन इट इज अ ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन बुलियन कॉन्टेक्स्ट, मतलब वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, उसी को कहा जाता है लॉजिकल ऑपरेशन। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो भी है वो क्या करता है कि जो भी ऑपरेंड है, मतलब जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उस ऑपरेंड के ऊपर
बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में देता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन से है यहाँ पे? लॉजिकल ऑपरेटर तो नंबर 1 है लॉजिकल एंड, जैसे कि हम इसको डबल एम्परसेंड बोलते हैं, इसी को बोला जाता है लॉजिकल एंड। इसके बाद है नंबर 2 और 2 बार इस तरीके से लॉजिकल और यहाँ पे थर्ड है लॉजिकल नॉट, इसको बोला जाता है लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिकल एंड के बारे में। It return true only if both the operand are returning true। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है ये ट्रू वैल्यू तभी रिटर्न करता है अगर जिसके दोनों भी ऑपरेंड क्या है, ट्रू है। तो इसका एक ट्रूथ टेबल है लॉजिकल ऑपरेटर का, तो हम देखेंगे ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो इसका एक ट्रूथ टेबल है, यहाँ पे हम देखेंगे ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड रिजल्ट। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल हम देखेंगे। तो ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, अगर ऑपरेंड 1 रिटर्न ट्रू करता है, ऑपरेंड 2 रिटर्न फॉल्स करता है, तो इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है, फॉल्स आता है। उसके बाद ऑपरेंड 1 रिटर्न फॉल्स करता है, ऑपरेंड 2 रिटर्न ट्रू करता है, तो इसका ऑलवेज रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है। इसके बाद ऑपरेंड 1 फॉल्स रिटर्न करता है, ऑपरेंड 2 भी फॉल्स रिटर्न करता है, इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है, फॉल्स आता है। अगर इसका ऑपरेंड 1 ट्रू रिटर्न करता है और ऑपरेंड 2 भी ट्रू रिटर्न करता है, तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, अगर दोनों ऑपरेंड अगर ट्रू है तभी रिटर्न क्या करता है, ट्रू करता है, अदरवाइज सारे फॉल्स कर देता है। सो इट इज रिटर्न इफ बोथ आर ट्रू। ठीक है, तो वो रिटर्न में ट्रू करेगा। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है, अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू है तभी रिटर्न ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, तो अभी इसका एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे, वेयर x इक्वल टू 50 ग्रेटर देन 5 एंड 30 लेस देन 3। ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 1, और यहाँ पे ये ऑपरेंड 2 है। तो यहाँ पे 2 ऑपरेंड है, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर एंड ये बाइनरी ऑपरेटर है, तो ये 2 ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑपरेंड 1 है ऑपरेंड 2।
तो अगर पहले हम ऑपरेंड वर्ड का रिजल्ट देखेंगे तो ऑपरेंड वर्ड का रिजल्ट क्या आएगा, 50 ग्रेटर देन 5 है, मतलब ट्रू आया है। और उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेंड 2 का रिजल्ट है OP2, OP2 का रिजल्ट क्या है, 30 लेस देन 3 है, इट इज़ अ फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर पहला ट्रू आया है दूसरा फॉल्स आया है तो ये ऑपरेटर रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x के अंदर क्या चला गया, x इक्वल टू फॉल्स चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से एंड ऑपरेटर वर्क होता है। और एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप लॉजिकली ऑपरेशन कर सकते हो आपके ऑपरेंड के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई है, फॉल्स। तो जैसे हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे x, तो इट विल रिटर्न आउटपुट विल बी द फॉल्स। ठीक है, अभी ये तो बात सबको पता है कि हम अलग अलग कंडीशन देते हैं। अभी मान लो कि हम आपको इस तरीके की कंडीशन आती है, जैसे कि where x इज इक्वल टू 10 एंड n, तो व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा इसका, कंसोल डॉट लॉग में अगर हम इसको प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग x, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, फॉल्स। आउटपुट आएगा फॉल्स। कैसे, बिग O देन ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, तो आउटपुट इज फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आउटपुट फॉल्स नहीं आएगा आपका, आउटपुट आएगा यान, आउटपुट ये आएगा आपका। अब ये कैसे आया है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या करता है, जैसे मेरा जो है यहाँ पे 10 एंड n, तो अभी ये क्या है, यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं लिखा है हमने, यहाँ पे तो डायरेक्टली वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं आ रही। यहाँ पे पहले तो भी हमने लिखा था यहाँ पे 50 ग्रेटर देन 5, 30 लेस देन 3, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसा कंडीशन तो है ही नहीं, सिर्फ 10 दिया है और सिर्फ वैल्यू दिया है। तो फिर ये एम्परसेंड ऑपरेटर क्या करेगा, इसको बुलियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट करेगा। तो बुलियन कॉन्टेक्स्ट में 10 का मतलब ट्रू होता है, ये फॉल्स वैल्यू नहीं है। तो पहला आया है ट्रू एंड इसको बुलियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट करेगा। 0n का बुलियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू, ट्रू होने के बाद आगे चला गया, इसका फॉल्स आया, तो जिसका फॉल्स आया है लास्ट में उसी वैल्यू को वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो वैल्यू है ON, ये आउटपुट आएगा आपका। ठीक है, सो अभी चलो अनदर एग्जांपल लेंगे, जैसे कि y, लेट y इक्वल टू 10 and 20, so what will be the output, True. yes, आउटपुट True, क्या है, sir. ट्रू। देखो यहाँ पे आउटपुट ट्रू नहीं आएगा, आउटपुट आएगा आपका 20। ठीक है, कैसे, तो ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, जो वैल्यू लास्ट में आती है वही रिटर्न करता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो जो वैल्यू लास्ट में आती है, मतलब अभी यहाँ पे क्या है, लास्ट में कौन सा है, 20 है। अगर जो वैल्यू पहले फॉल्स आती है तो वो उसी फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करेगा, या फिर लास्ट में जो वैल्यू आती है उसी को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी इसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सप्रेशन 10 है, 10 एंड मैंने 20 लिखा है। तो 10 का बुलियन कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है, ट्रू आता है। तो पहला ट्रू आ गया, फिर वो आगे बढ़ गया, आगे 20 है। ठीक है, तो 20 का बुलियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ट्रू है। तो दोनों भी ट्रू है, लेकिन लास्ट वाला ट्रू वो क्या करेगा, लास्ट वाला ट्रू पे कौन सी वैल्यू है, 20, तो उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो एंड ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न द ऑपरेंड, वो दोनों ऑपरेंड के ऊपर कंपैरिजन करता है, मतलब लॉजिकली ऑपरेशन करता है, लेकिन रिटर्न वही ऑपरेंड करता है। ठीक है, तो और एक इसका एग्जांपल देखेंगे, कॉन्स्ट z is equal to empty string and 4, so what will be the output of the z, yes, क्या आउटपुट आएगा z का,
तो देखो एंड ऑपरेटर क्या करता है, yeah. एंड ऑपरेटर या तो इसको रिटर्न करता है या फिर इस वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे कौन सी भी वैल्यू हो उसी को ही रिटर्न करता है। लेकिन कैसे करता है देखो, सबसे पहले ब्लैंक स्ट्रिंग आया है यहाँ पे, ब्लैंक स्ट्रिंग एंड 4। अभी जो ब्लैंक स्ट्रिंग है इसका बुलियन कॉन्टेक्स्ट में क्या आया है, आंसर फॉल्स। और एम्परसेंड 4 का क्या है, ट्रू बुलियन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन एम्परसेंड ऑपरेटर को पहला फॉल्स मिला है तो वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स, तो पहला फॉल्स आया तो वो यहाँ आगे नहीं जाएगा ट्रू के पास, वो डायरेक्टली यहीं से रिटर्न करेगा। तो फॉल्स पे कौन सा वैल्यू है, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो आउटपुट आएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। किसके अंदर, जेड के अंदर। तो जेड के अंदर वो क्या करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो आउटपुट में ये ब्लैंक स्ट्रिंग आएगा जो कि आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर वर्क होता है। आपको शायद ये चीज़ पता नहीं, मैक्सिमम लोग इतने डीप लेवल तक पढ़ाते नहीं है, लेकिन रियलिटी है कि ये इस तरीके से वर्क होता है। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ हाउ एंड ऑपरेटर इज अ वर्क। सो सेम लॉजिकल ऑपरेटर भी इस तरीके से वर्क होता है। जैसे यहाँ पर अगर बात आती है लॉजिकल और लॉजिकल और, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल है, देखेंगे हम ट्रूथ टेबल। ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड हियर इज अ रिजल्ट। ओके, अगर ऑपरेंड 1 ट्रू है, ऑपरेंड 2 फॉल्स है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सो ऑपरेंड 1 फॉल्स है, ऑपरेंड 2 ट्रू है, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। अगर दोनों भी फॉल्स है तभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, एंड दोनों भी ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, लॉजिकल और ऑपरेटर इट रिटर्न ट्रू ओनली वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, ठीक है। सो ये क्या करेगा, दोनों में से एक ऑपरेंड अगर ट्रू है तभी रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स ही करेगा, ठीक है। अब ये भी सेम क्या करता है, इसको एग्जांपल के तौर पे समझते। ये भी क्या करता है, जैसे मान लो मैं वेयर x इज इक्वल टू 50 ग्रेटर दैन 30 और 40 लेस दैन 20। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है सिंपल। तो यहाँ पे पहला जो है, यहाँ पे ये है ऑपरेंड 1 और दूसरा है ये ऑपरेंड 2, और दिस इज व्हाट, दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर मतलब इसको दो ऑपरेंड चाहिए, ठीक है। तो अभी ऑपरेंड 1 का रिजल्ट क्या आता है, 50 ग्रेटर दैन 30, यस इसका रिजल्ट आया है ट्रू, और 40 लेस दैन 20, तो इसका रिजल्ट आया है फॉल्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ऑपरेटर पहला वैल्यू ट्रू है इसका ऑपरेंड 1 और इसका वैल्यू ऑपरेंड 2 का फॉल्स आया, तो दोनों में से जो भी ट्रू है उसी को रिटर्न करेगा। तो रिटर्न इस ट्रू को रिटर्न करेगा, ट्रू चला जाएगा x के अंदर, और कंसोल डॉट लॉग में अगर हम इसको प्रिंट करेंगे x, तो आउटपुट विल बी ट्रू, ठीक है। अभी ये तो बात हुई कि डायरेक्टली उसको हमने वैल्यू दे दी है, मतलब कंडीशन दी है, तो उसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में ऑलरेडी उसको मिली है। मान लो कि कभी कभी वैल्यू उसकी ट्रू और फॉल्स में नहीं है, डायरेक्टली लिटरल वैल्यू है, जैसे कि लेट y इक्वल टू 10 और nan on console.log console.log y, तो क्या आउटपुट आएगा इसका। तो ये किस तरीके से रन होता है देखो,
वैल्यू कौन सी है यहाँ पे 10 और ऑपरेटर लगाया हमने और ये नैन, ये दो वैल्यू है। तो वो रिटर्न एक तो 10 करेगा या फिर नैन करेगा, लेकिन डिपेंड करता है उसकी बुलियन वैल्यू पे। अब 10 का बुलियन वैल्यू क्या है? ट्रू। और नैन का बुलियन वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो उसमें से ट्रू कौन सा ये है, तो ट्रू पे कौन सी वैल्यू है? 10। तो रिटर्न क्या करेगा? 10। ये 10 चला जाएगा वाई के अंदर और आउटपुट मिलेगा आपको 10। सो दिस इज योर आउटपुट। तो ये इस तरीके से वर्क होता है और ऑपरेटर, ठीक है। सो सेम यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल। लेट z इज इक्वल टू हेलो, आवाज येतोय का? Yes, sir. आवाज आ रहा है सबको? यस सर, यस सर। या ओके, ठीक है। संदीप, संदीप आर यू देयर? यस सर, आवाज येतोय आवाज. येतोय ना? हो येतोय. सो गिव मी द फीडबॅक फास्ट, हां, फीडबॅक फास्ट दीजिए, ओके। तो दैट इट इज योर बैड impression actually because you are not giving a reply or not responding. So you have to respond quickly because in a company there is a lot of meetings. In that meeting you have to respond quickly, okay? So if your performance like this, then it will be the bad performance in your meeting, ठीक है। So just here is the practices कि आपको यहाँ पे practices करनी है ताकि आपको वो हैबिट हो चुकी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो सकता है ताकि आप वहाँ पे बेहतर तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो खुद को यहाँ पे रिप्रेजेंट करो, ये लर्निंग मोड है आपका, यहाँ पे गलती आपको माफ़ है, लेकिन वंस यू आर ज्वाइन इन टू द कंपनी देयर इज़ नो एक्सक्यूज। तो यहाँ पे जितनी गलती होती है उतनी गलती करो, यहाँ पे सीखो, गलतियों से सीखो और खुद को बिल्डअप करो। दैट्स वाई वी आर हियर, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखो। सो राइट नाउ जैसे कि हम देखेंगे z यहाँ पे है, z को मैं देता हूँ जैसे कि वैल्यू अनडिफाइंड और यहाँ पे लिखता हूँ एरे, ओके। तो अगर ये एक्सप्रेशन है तो हम लिखेंगे console.log z। सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, पहला ऑपरेटर है यहाँ पे अनडिफाइंड, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा पहला ऑपरेंड है अनडिफाइंड, उसके बाद हमने और लगाया और सेकंड ऑपरेंड है एरे, ठीक है। तो दिस इज ऑपरेंड 1 एंड दिस इज ऑपरेंड 2। तो ऑपरेंड 1 अनडिफाइंड का बुलियन वैल्यू क्या है? फॉल्स। और एरे है ये एम्प्टी एरे, इसका बुलियन वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये और क्या करेगा? और एक तो इसको रिटर्न करेगा या फिर इसको रिटर्न करेगा, लेकिन बेस ऑन द बुलियन वैल्यू। तो पहले अनडिफाइंड का वैल्यू फॉल्स आया तो वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट चेक करूँगा। तो उसने नेक्स्ट ऑपरेंड चेक किया, उसका ट्रू आया, तो ट्रू किसका आया है? एरे का। तो ये एरे क्या होगा? फिर वो रिटर्न करेगा। तो ये एरे जाएगा तुम्हारे जेड के अंदर और आउटपुट पे मिलेगा ब्लैंक एरे। सो दिस इज योर आउटपुट, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, बुलियन ऑपरेटर जो है वो उसी ऑपरेंड को रिटर्न करता है जिसके ऊपर वो वैल्यू परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बेस ऑन इट्स बुलियन वैल्यू, ठीक है। तो बुलियन वैल्यू के ऊपर उसको क्या करता है? उसी ऑपरेंड को रिटर्न करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट अगर वैल्यू आप यूज़ करते हो एक्सप्रेशन के अंदर, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर, तो ध्यान में रखना है कि आउटपुट ट्रू फॉल्स में नहीं आता है, उसके ट्रू फॉल्स के ऊपर डिसाइड होता है कि किस ऑपरेंड को रिटर्न करना है, लेकिन वो उसी ऑपरेंड को रिटर्न करेगा जो ऑपरेंड हमने यूज़ किए हैं जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, सो ये था ऑपरेंड के बारे में, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो चलो अभी हम आगे देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, ठीक है। फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। सर दोन्ही जर व्हॅल्यू फॉल्स असतील तर काय रिटर्न करणार? तो बघा,
फर्स्ट थिंग इज दॅट दोन्ही व्हॅल्यू फॉल्स असेल तर समजा आपण लेट एक इक्वल टू अनडिफाइन और फॉल्स, ये दो वैल्यू हमने लिए। अभी और ऑपरेटर का नेचर क्या है, तो क्या करता है, पहले एक भी उसको ट्रू मिला तो वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ऑपरेंड 1 है और ये है ऑपरेंड 2, ठीक है। तो अनडिफाइन का बुलियन वैल्यू क्या है, फॉल्स। और ऑपरेटर और फॉल्स का बुलियन वैल्यू क्या है, फॉल्स। अब ये क्या करेगा, ये पहले इसको चेक करेगा, तो इसका बुलियन वैल्यू फॉल्स आया तो वो फिर यहाँ पे जाएगा, इसका भी फॉल्स आया तो लास्ट वन वाला ही रिटर्न करेगा वो। तो लेट एक्स के अंदर क्या जाएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स नहीं लास्ट वाला फॉल्स है वही जाएगा, ठीक है। तो इसमें कि शुरू में अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वही वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होती है तो लास्ट में ट्रू या फॉल्स जो भी हो उसी को ही रिटर्न करेगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखेंगे फंक्शन। फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। So you can define function in a various way in JavaScript, ठीक है। तो फंक्शन को हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, नंबर 1, फंक्शन इज अ एक्शन, एक्टिविटी, प्रोसेस, प्रोसीजर, मेथड। सो जो भी फंक्शन होता है उसी को इस नाम से रेफर किया जाता है। वो एक एक्शन हो सकती है या फिर एक्टिविटी या फिर प्रोसेस या फिर प्रोसीजर और मेथड, तो इसी को फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। नाउ सेकंड, फंक्शन इज अ कंटेनर फॉर कोड। आपको कोई कोड लिखना है और किसी कंटेनर के अंदर कोड रखना है तो उसी को फंक्शन कहा जाता है। वो एक कंटेनर होता है, मतलब जिसके अंदर हम कोड रखते हैं। वेरिएबल भी एक कंटेनर। यस, स्क्रीन दिसत नाहीये तुमची। दिसत आहे सर। आता दिसते का बघा? दिसत आहे सर, त्याचा प्रॉब्लेम। यस सर, दिसत आहे, नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे काय तिकडे। ओके, कोणाचा? हाँ सर, दिसायला आम्हाला पण आता। ठीक है। सो राइट नाउ फंक्शन इज अ कंटेनर फॉर अ कोड। जैसे कि वेरिएबल होता है हमारा, वेरिएबल के अंदर हम डेटा रखते हैं, तो वेरिएबल कंटेनर है जिसके अंदर हम डेटा रखते हैं। जैसे कि हमारा वेरिएबल है where x इक्वल टू 10, तो ये x क्या है, कंटेनर है। किसके लिए, डेटा के लिए कंटेनर। इसके अंदर हम ये 10 क्या है, ये डेटा स्टोर करते हैं। लेकिन फंक्शन की अगर बारी आती है तो फंक्शन जो है, मान लो कि हमारा ये फंक्शन है, उसके अंदर क्या रखते हैं, कोड रखते हैं। तो इसलिए फंक्शन इज अ कंटेनर फॉर अ कोड, मतलब फंक्शन के अंदर हम कोड रख सकते हैं, ठीक है, उसी को फंक्शन कहा जाता है। तो फंक्शन इज अ कंटेनर फॉर द कोड। और इसको और तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड executed when it is called, when it is called। तो फंक्शन का मतलब क्या, इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब वो फंक्शन एक ब्लॉक होता है कोड का, उसी को फंक्शन कहा जाता है। और वो कोड तभी एग्जीक्यूट होता है जब हम उसको कॉल करते हैं, मतलब उसको खुद एग्जीक्यूट करते हैं तभी वो एग्जीक्यूट होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। सो राइट नाउ हियर देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ function in a JavaScript। सो JavaScript के अंदर 3 प्रकार के फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ये जो फंक्शन है, इट इज कॉल्ड एज अ नेम्ड फंक्शन।
नंबर 2 होता है एनोनिमस फंक्शन, इसी को बोला जाता है फंक्शन एक्सप्रेशन। एंड थर्ड टाइप का जो फंक्शन होता है दिस इज कॉल्ड एज एरो फंक्शन। So these are the 3 types of function in a JavaScript. So in an interviewer they may going to ask you the question on this kind of function. Okay, so don't worry, I will explain you each and everything in a well manner. So right now here सबसे पहले देखेंगे नेम्ड फंक्शन। नेम्ड फंक्शन is a function who has a name। ठीक है, तो फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, जो भी फंक्शन है उसको नेम होता है उसी को नेम्ड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी नेम्ड फंक्शन का सिंटैक्स देखेंगे हम। सिंटैक्स, ये फंक्शन किस तरीके से बनाएंगे हम। सिंटैक्स है उसका फंक्शन, कीवर्ड है यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन नेम ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट ऑफ पैरामीटर, लिस्ट ऑफ द पैरामीटर ओपन एंड क्लोज बॉडी एंड दिस इज व्हाट ब्लॉक ऑफ द कोड। ब्लॉक ऑफ कोड, और इसी को कहा जाता है फंक्शन बॉडी, इसी को फंक्शन बॉडी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है फंक्शन, चलो अभी हम इसको थोड़ा वेयर में देखेंगे। वेयर, यहाँ पे फंक्शन है, इट इज अ कीवर्ड और कमांड टू डिक्लेयर अ फंक्शन। तो आपको यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना है। मतलब जहाँ पर बात आती है कीवर्ड और कमांड की, तो आपको एज इट इज़ लिखना पड़ता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको फंक्शन लिखना है, वो एक फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए कमांड है, कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद आता है नेम। इट इज़ अ नेम गिवन टू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन को हम जो भी नेम देना चाहते हैं वो आप नेम दे सकते हो, उसी को कहा जाता है आइडेंटिफायर। ओके, उसके बाद है लिस्ट ऑफ पैरामीटर। तो इसको बॉडी में लिखा है लिस्ट ऑफ पैरामीटर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में इट इज़ अ लोकल वेरिएबल declared inside function parenthesis, inside a person parenthesis to take a value when function is calling। तो यहाँ पे पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो उसको कॉल करते वक्त कोई वैल्यू पास करना है, तो उस वैल्यू को लेने के लिए हम फंक्शन के पैरेंथेसिस में पैरामीटर क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसी को कहा जाता है पैरामीटर। सो इट इज़ ऑप्शनल। सो जो भी है ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैंने, सो इट इज़ ऑप्शनल, मतलब आप पैरामीटर ले भी सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते। ठीक है, तो दिस इज़ ऑप्शनल एंड yes, so these are the about the function। so here अभी देखेंगे फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर refer to identity and details about
फंक्शन। तो फंक्शन सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फंक्शन सिग्नेचर से पता चलता है कि कौन सा फंक्शन क्या करने वाला है। तो फंक्शन सिग्नेचर का मतलब होता है इट इज़ आइडेंटिटी टू द फंक्शन। फंक्शन की एक आइडेंटिटी होती है और उसके बारे में कुछ डिटेल्स होती है। तो वो क्या होती है, देखो फंक्शन सिग्नेचर जो होते हैं इट इंक्लूड्स नंबर 1 फंक्शन नेम, नंबर 2 लिस्ट ऑफ पैरामीटर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये दो चीज़, जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं है, मतलब फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये दो चीज़ फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड चीज़ आती है यहाँ पे रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ों से बनता है फंक्शन सिग्नेचर। ठीक है। तो फंक्शन सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन है उसका नाम, उसके पास कितने पैरामीटर है और वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसी को कहा जाता है फंक्शन सिग्नेचर कहा जाता है। ठीक है। तो फंक्शन सिग्नेचर वर्ड आता है तो आपको ध्यान में रखना होता है कि फंक्शन की इंफॉर्मेशन होती है, उसका नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर और वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। तो अभी ये हो गया फंक्शन सिग्नेचर के बारे में। अभी वर्ड आता है फंक्शन डेफिनेशन। ओके, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन are refer to block of a code or body of a function। ठीक है। तो फंक्शन डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि फंक्शन के अंदर क्या कोड लिखा है, उसका ब्लॉक ऑफ कोड या फिर फंक्शन की बॉडी, तो उस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट है उसी को फंक्शन डेफिनेशन कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको डेफिनेशन वर्ड यूज़ किया जाता है, सिग्नेचर वर्ड यूज़ किया जाता है, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो तो उसके अंदर यही वर्ड यूज़ होते हैं। तो इस वर्ड को समझने के बाद ही आपको पता चलता है कि ये इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। तो ये टेक्निकल वर्ड आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन का मतलब होता है कि जो भी फंक्शन है उसके अंदर क्या कोड है, क्या उसकी बॉडी है, उसी को कहा जाता है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है। सो दीज आर द general information regarding the function. So now take an example how to declare the function and how function get execute. तो यहाँ पे how to declare a function। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किस तरीके से फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करना है आपको फंक्शन कीवर्ड, और फंक्शन को मैं नाम दूंगा फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग, और उसको पैरेंथेसिस दिया मैंने यहाँ पे, और ये इसका बॉडी है, इसके अंदर मैं लिखूँगा कोड कंसोल डॉट लॉग वेलकम। तो दिस इज जनरल फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये कमांड है, दिस इज कॉल्ड एज ए कीवर्ड और कमांड। ओके, राइट नाउ यहाँ पे ये जो लिखा है ये दिस इज अ फंक्शन नेम, और यहाँ पे जो है ये दिस इज अ पैरेंथेसिस, दिस इज कॉल्ड एज ए पैरेंथेसिस। ये एम्प्टी है, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं, एम्प्टी पैरेंथेसिस। ठीक है। तो ये फंक्शन है, और यहाँ पे ओपन करली ब्रैकेट है ये, और यहाँ क्लोज करली ब्रैकेट, इसी को बोला जाता है बॉडी ऑफ अ फंक्शन, बॉडी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। तो दिस इज अ जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फंक्शन। ओके, अभी फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, मतलब ये कोड अभी कॉल नहीं होगा, मतलब ये हमारा आउटपुट कुछ नहीं आएगा। तो जब तक हम मैन्युअली क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब इसके अंदर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेंगे।
तो ये कोड जो है हमने ये कोड किसके अंदर रखा है, फंक्शन के, मतलब ये कंटेनर है किसके लिए, ये कोड के लिए। तो ये हमारा एक्चुअल कोड है, यहाँ पे फंक्शन के अंदर लिखा है हमने एक्चुअल कोड। सो दिस इज एक्चुअल कोड, ठीक है। तो ये कोड हमने क्या किया है, फंक्शन के अंदर ये कोड लिखा है। तो इस कोड को हमें एग्जीक्यूट करना है तो हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करना मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन कॉलिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग फंक्शन कोड, ठीक है। तो फंक्शन कॉलिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा फंक्शन के अंदर कोड है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इसका सिंटैक्स है, किस तरीके से करते हैं उसको, सिंटैक्स फंक्शन नेम पैरेंथेसिस एंड इसके अंदर लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट सेमीकोलन। तो इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन नेम है, मतलब कौन सा फंक्शन आपको कॉल करना है उसका नेम, और उसके अंदर अगर पैरामीटर है तो उसको वैल्यू पास करेंगे, उसी को आर्गुमेंट बोलोगे। सो इट इज़ ऑप्शनल, क्योंकि ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल। तो जैसे कि अब मुझे ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, जैसे मैंने ग्रीटिंग लिखा है तो फंक्शन का नाम है ग्रीटिंग, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ग्रीटिंग। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस है, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पैरामीटर नहीं, तो हम इसको ब्लैंक रखेंगे और इस तरीके से पैरेंथेसिस को कॉल करेंगे। तो इसी को कहा जाता है फंक्शन कॉल, ठीक है। तो अभी चलो फिर से मैं पूरा एग्जांपल लिखता हूँ। यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे ग्रीटिंग और ये पैरेंथेसिस है, उसके अंदर लिखता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर लिखता हूँ मैं वेलकम सेमीकोलन एंड फंक्शन क्लोज। अब इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो फंक्शन का नेम क्या है, ग्रीटिंग, तो हमें ग्रीटिंग लेना है, ग्रीटिंग और पैरेंथेसिस एम्प्टी और सेमीकोलन। तो जैसे भी यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4, तो जैसे भी ये लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगी, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ तो डायरेक्टली ये कहाँ पर जाएगा, इस फंक्शन के पास, और फिर यहाँ से अंदर चला जाएगा। और अंदर क्या लिखा है हमने, कंसोल डॉट लॉग में वेलकम मैसेज, तो हियर आउटपुट आएगा आपका वेलकम। और जैसे भी ये फंक्शन यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे उसी जगह पे आएगा और फिर नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका फंक्शन रन होता है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन बनाना है और फिर उसको कॉल कर, जब भी कॉल करते हैं तो डायरेक्टली वो फंक्शन के पास जाएगा और उसका कोड एग्जीक्यूट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। इस तरीके से आप फंक्शन बना सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर और उसको कॉल कर सकते हो। ओके, सो किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, तो अभी चलो अभी हम देखेंगे फंक्शन के कुछ पैटर्न से, पैटर्न ऑफ फंक्शन देखेंगे यहाँ पे। पैटर्न ऑफ अ फंक्शन, there is a 4 pattern of a function। तो फंक्शन के 4 पैटर्न है। नंबर 1 है रिटर्न वैल्यू, सॉरी, नो पैरामीटर
रिटर्न वैल्यू। नंबर 2 है पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू। उसके बाद नो पैरामीटर रिटर्न वैल्यू, पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू। नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू। एंड नंबर 4 है पैरामीटर रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो आपका जो भी फंक्शन है इस 4 पैटर्न के अंदर ही बनता है। ठीक है, तो ये फंक्शन के 4 पैटर्न है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ पैटर्न ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सो नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द नो पैरामीटर रिटर्न वैल्यू। So now in this pattern function don't have parameter but return value। सो जो भी फंक्शन आप बनाते हो उसके अंदर कोई पैरामीटर डिक्लेयर नहीं करते हो, सिर्फ वो कुछ नहीं करते हो और वो क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो चलो अब इसको सिंटैक्स लिखेंगे या फिर एग्जांपल के तौर पे इसको देखेंगे। एग्जांपल, यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ, फंक्शन का नाम पाई फंक्शन का नाम है। इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है और ये फंक्शन रिटर्न करेगा रिटर्न 3.14, ये वैल्यू रिटर्न करेगा और ये फंक्शन क्लोज। ठीक है, तो अभी हमने एक फंक्शन बनाया है, सिंपल फंक्शन जिसका नाम है पी और उसके अंदर रिटर्न, वो फंक्शन ने रिटर्न किया है 3.14। तो अभी ये कैसे कॉल करेगा, देखो हमें कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम यूज़ करना है पी और पैरामीटर कुछ नहीं, आर्गुमेंट उसको कुछ पास करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू, ये फंक्शन रिटर्न करा एक वैल्यू, तो हम ले लेंगे लेट x इक्वल टू पी। तो जैसे भी ये कोड कॉल होगा हमारा ये, तो सबसे पहले ये कॉल होगा, जैसे ही कॉल होता है ये फंक्शन के पास जाएगा और उसके अंदर क्या किया है, रिटर्न किया है, रिटर्न क्या किया है 3.14। तो ये वैल्यू क्या होगी, रिटर्न होगी। तो जैसी वैल्यू रिटर्न होगी तो ये फंक्शन की जगह क्या आएगा, ये रिटर्न वैल्यू आएगी 3.14 और ये किसके अंदर चली जाएगी, x के अंदर। और यहाँ पे आप प्रिंट करोगे console.log x। ठीक है, तो जब भी कोई वैल्यू रिटर्न होती है तो जैसे ही फंक्शन हम कॉल करते हैं उसी की जगह पे वो रिटर्न वैल्यू आती है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया था पी ये फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन विथ नो पैरामीटर रिटर्न वैल्यू पैटर्न यूज कर सकते हो। तो ये आपका फंक्शन है, तो जैसे फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के पास चला गया, बॉडी में रिटर्न हुआ है 3.14 रिटर्न हो चुका है। जैसे ही रिटर्न हुआ, जहाँ पे कॉल हुआ था वहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी 3.14 और फिर एक वो x के अंदर चली जाएगी और आउटपुट आएगा हमारा 3.14। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न वर्क करता है। ओके, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर, सो प्लीज़ लेट मी नो। नाउ अभी हम देखेंगे सेकंड है हमारा, ये अभी हो चुका है हमारा कंप्लीट। अभी नाउ सेकंड है पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू। नो रिटर्न वैल्यू, parameter no variable, the function has a parameter but
डोंट रिटर्न एनी वैल्यू। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप फंक्शन डिक्लेयर करोगे, वो एक पैरामीटर लेगा जिसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे और वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो अब इसको एग्जांपल ले लेंगे इसका। मान लो यहाँ पे हम फंक्शन ले लेंगे, फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम दे देंगे ग्रीटिंग। तो ये फंक्शन एक वैल्यू लेगा, जैसे भी इसको कॉल करेंगे तो वैल्यू लेगा। तो पैरामीटर क्या हम लिखेंगे, हम एक नेम लेगा, नेम, ठीक है। तो इसके अंदर हमने नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इसी को कहा जाता है पैरामीटर। दिस इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर। तो ये हो गया आपका पैरामीटर, ओके। सो नाउ फंक्शन के हमने एक पैरामीटर लिखा है जिसको हम नेम पास करेंगे, ओपन करली ब्रैकेट, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे console.log वेलकम, मैसेज अटैच करेंगे, स्पेस प्लस, और इस नेम को यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शन। तो ये फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर है जिसका नाम है नेम, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर है, लेकिन ये फंक्शन कोई रिटर्न नहीं कर रहा है वैल्यू, ठीक है। अब इसको कॉल करना है, तो कैसे कॉल करेंगे इस फंक्शन को। फंक्शन का नाम है ग्रीटिंग, तो यहाँ पे कॉल करेंगे ग्रीटिंग। अब उसका पैरामीटर नेम है यहाँ पे, तो नेम को हमें एक वैल्यू पास करनी है, जैसे मैं देता हूँ राजू। तो इसी को कहा जाता है आर्गुमेंट, इसी को क्या कहा जाता है आर्गुमेंट। तो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। तो पैरामीटर का मतलब फंक्शन के अंदर हम उसको डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे ये हमने पैरामीटर डिक्लेयर किया है। और आर्गुमेंट का मतलब क्या है, उस पैरामीटर को हम फंक्शन कॉल करते वक्त वैल्यू पास करते हैं, उसी को आर्गुमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा, मतलब यहाँ पे ये है फंक्शन कॉल, इसी को बोला जाता है फंक्शन कॉल, ठीक है। तो जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा, डायरेक्टली ये जाएगा फंक्शन के पास, और ये राजू नाम है, ये राजू नाम जाएगा इस नेम के अंदर। अब नेम के अंदर क्या है, राजू। फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा console.log, और वेलकम, उसको अटैच होगा नेम, नेम के अंदर राजू है। तो आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे वेलकम राजू, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका फंक्शन वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन हमने कॉल किया है ग्रीटिंग, और उसको एक आर्गुमेंट पास किया है, वो आर्गुमेंट पैरामीटर के अंदर चला जाएगा जिसका नाम है नेम, और फिर फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा, ओके। तो ये हो गया हमारा सेकंड पैटर्न। नाउ थर्ड है नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू। तो आप फंक्शन बना सकते हो जो पैरामीटर भी नहीं लेगा और कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करेगा। नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू, नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो function don't declare, don't have parameter, don't have parameter and parameter and return value. Function don't have parameter and return value, ठीक है। तो फंक्शन कोई पैरामीटर भी नहीं डिक्लेयर करेगा और किसी वैल्यू को रिटर्न भी नहीं करेगा। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है, फंक्शन का पैटर्न होता है, उसी को कहा जाता है नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू। तो अभी चलो इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे फंक्शन नेम है, यहाँ पे हम दे देंगे वेलकम, और ये फंक्शन है पैरामीटर, वो इसके अंदर कुछ नहीं, मैसेज देंगे console.log वेलकम इन कोड लाइन्स, और यहाँ पे क्लोज। तो ये फंक्शन है, ये कोई पैरामीटर भी नहीं लेगा, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, नो पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पे कोई रिटर्न भी नहीं कर रहा है, तो देयर इज नो रिटर्न वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे फंक्शन जो है नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू। तो इसको कॉल करना है, तो कैसे कॉल करेंगे, फंक्शन का नेम है वेलकम और कॉल सेमीकोलन। जैसे भी कॉल होगा ये इसके अंदर चला जाएगा, और उसके अंदर जो लिखा है ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा ये। तो आउटपुट क्या आएगा, वेलकम इन कोड लाइन्स,
ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न क्या होगा, वर्क होगा। अभी राइट नाउ हियर ये भी हो गया हमारा। अभी हम देखेंगे पैरामीटर रिटर्न वैल्यू। पैरामीटर रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो अब इस पैटर्न में क्या होगा, जो भी फंक्शन है हमारा, फंक्शन हैज़ पैरामीटर जस्ट 1 सेकंड। ठीक है, फंक्शन हैज़ अ पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो इस पैटर्न में फंक्शन पैरामीटर भी डिक्लेयर करेगा और वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। तो चलो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। फंक्शन, जैसे कि मुझे कोई स्क्वायर निकालना है एक नंबर का, मैंने फंक्शन का नाम दिया स्क्वायर और इसके अंदर मैं पैरामीटर डिक्लेयर करूँगा नम, तो ये हो गया आपका पैरामीटर। ठीक है, तो आपने पैरामीटर एक डिक्लेयर किया है और फिर ये रिटर्न करेगा स्क्वायर, उसका रिटर्न नम इंटू नम सेमीकोलन। तो ये फंक्शन हमने लिखा है जिसके अंदर नम इंटू नम करके स्क्वायर हमने रिटर्न किया है। ठीक है, अब इस फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन का नाम है स्क्वायर और इसको पास करेंगे 10। तो 10 क्या है, ये आर्गूमेंट है, दिस इज कॉल्ड एज आर्गूमेंट। तो 10 और ये रिटर्न करेगा स्क्वायर, तो ये रिटर्न वैल्यू हम किसी वेरिएबल के अंदर लेंगे, एक्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे भी यहाँ पे console.log एक्स को प्रिंट करेंगे, तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो ये डायरेक्टली यहाँ से इस फंक्शन पे जाएगा और इसको हमने 10 पास किया है, ये 10 चला जाएगा नम के अंदर, फिर अंदर आएगा नम के अंदर 10 है, 10 इंटू 10 100 और ये 100 रिटर्न होगा। तो यहाँ पे रिटर्न जहाँ पे कॉल हुआ था यहाँ पे रिटर्न वैल्यू कितनी आएगी, 100 चला जाएगा एक्स के अंदर और फाइनली एक्स को प्रिंट करने के बाद आउटपुट मिलेगा हमें 100। ओके, इस तरीके से फंक्शन आपका वर्क होता है पैरामीटर विद रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम था स्क्वायर और यहाँ पे हमने दिया था 10। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये पैटर्न वर्क होता है। तो आपका जो भी पैटर्न है, 4 पैटर्न में ही फंक्शन होते हैं, कौन से भी, ये 4 पैटर्न ही आपके सब जगह पे काम होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका नेम्ड फंक्शन, नेम फंक्शन आप इस तरीके से बना सकते हो। सो इन टुमारो लेक्चर वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन एरो फंक्शन, फिर उसमें डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर फंक्शन के अलग अलग मैकेनिज्म है, जैसे कि रेस्ट पैरामीटर आहे, वेरिएबल आर्गुमेंट फंक्शन आहे, उसके बाद आर्गुमेंट्स एरे है, ऑब्जेक्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन है बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है, तभी आप जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हो और इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो। सो वन थिंग यू शुड कीप रिमेंबर, इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट के पूछे जाते हैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में, तो यू शुड हैव टू बी मास्टर इनटू द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। ओके, तो किसी को कोई दिक्कत है आज के लेक्चर में, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ लेट मी नो। नाही सर, मला तर यस संदीप, कसं काय डाऊट? नो आरती, नो सर. समजलं का सगळं व्यवस्थित? काही प्रॉब्लेम आहे का, कुठं कन्फ्युजन वगैरे? नाही सर, समजलंय. ओके, ठीक आहे. ठीक आहे, ही PDF ॲज इट इज मी ग्रुपला टाकून देतो, म्हणजे तुम्हाला हे पाहिजे का PDF सांगा, पाठवून देतो मी. हो सर. ठीक आहे, बाकी काही मेळ लागतो? गंगा प्रसाद, मुकेश? यस सर.
पूर्ण समजत आहे. समजायले? येस सर. हो सर. ओके गुड. तुम्हाला समजणं इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला आय थिंक फंक्शन झालेले वाटतं. यस आरती? हो ठीक आहे. हे हो सर झालं. हे सगळं झालेलं आहे ना तुम्हाला? हो पण इतकं इन डिटेल नाही झालंय. ओके ठीक आहे. काही प्रॉब्लेम नाही. तुमचं सगळं कवर होईल. इंटरव्ह्यूमध्ये कुठलाही क्वेश्चन विचारू द्या, तुम्हाला येईल सगळं. फक्त जे सांगतो आम्ही ते फॉलो करा. ठीक आहे. ओके सर. जेवढं शिकवल ते फॉलो करा. जे सांगताल तेच करा. इंटरव्ह्यू इझिली क्रॅक करता येईल. इझिली, त्याचा काहीच विषय नाही तुम्हाला. प्रोग्रामिंग पण चांगली करता येईल आणि याचा वापर करून अँग्युलरमध्ये कशा प्रकारे चांगली सुपिरियर प्रोग्रामिंग करायची ते पण मी तुम्हाला सांगाल. ठीक आहे. अँग्युलरमध्ये पण तुम्हाला चांगल्या प्रकारे काम करता येईल. ओके गाईज, थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग दिस सेशन. थँक्स.